इस चैप्टर में हम बात करेंगे रिजिड बॉडी और उसके एक खास तरीके के मोशन की जिसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी से बात करते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है? ये एक असेंबल होता है लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स का, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं बदलता। यानी कि आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो भी इस बॉडी के दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी? अगर एक बॉडी अपना ओरिएंटेशन चेंज करती है ड्यूरिंग इट्स मोशन तो हम उसे क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन वही है जो आपने सर्कुलर में पढ़ा है, जैसे कि आप कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ भी रोटेशनल मोशन के काइनेमैटिक्स में वही पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन से रिलेशन जो है वो एंगल का है। तो आपकी बॉडी अगर ओरिएंटेशन बदलती है तो हम उसके ओरिएंटेशन के चेंज को एंगल से डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक व्हील रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी जब व्हील जो है वो 10 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा और कितने रिवॉल्यूशंस ये करेगा इस इंटरवल में। तो देखिए क्वेश्चन में हमें ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है 2, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो हम इसके लिए काम में लेंगे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल इज 2, अल्फा इज 2, टाइम इज 10। तो ये कितना आ गया? 22 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी 10 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 22 रेडियन पर सेकेंड। अगर पूछा जाता है कितने रिवॉल्यूशन इसने किए होंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से। यहाँ ओमेगा इनिशियल टी 2 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 2, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 प्लस 20, 120 रेडियन। तो ये तो आपके 120 रेडियन आए हैं। हम जानते हैं कि 120 रेडियन का मतलब कितना हुआ? आपके 360 डिग्री में यानी 2 पाई रेडियन में आपका कितना रोटेशन होता है? 1। तो 120 में कितना होगा? तो 120 डिवाइड बाय 2 पाई, तो ये कितना आएगा? 19 के लगभग। तो लगभग 19 रिवॉल्यूशन आपके इस इंटरवल में होंगे। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, हमसे पूछा है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताना है। तो यहाँ पे v बराबर हम क्या काम में लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, v इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो यहाँ पे ओमेगा वेक्टर क्रॉस r के लिए i j k, i कितना, ये ओमेगा कितना है हमारा? 1 -1 और 1, और r कितना है? 1 2 और 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या मिलेगा हमें? सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -5i -2j प्लस 3k मीटर पर सेकेंड। ये रिलेशन हमने कहाँ पढ़ा था? सर्कुलर में पढ़ा था। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया सर्कुलर के फंडामेंटल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो जिस तरीके से हमारे ट्रांसलेटरी मोशन में हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में किसी भी चेंज को इनर्शिया अपोज करता है, यहाँ भी रोटेशनल रेस्ट और रोटेशनल मोशन की स्टेट को जो अपोजिशन ऑफर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस opposes any change in rotational motion is known as moment of inertia। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन कैसे होता है? इसको अगर एक सिंगल पार्टिकल है तो आप लिखोगे mr², और अगर मल्टीपल पार्टिकल्स हैं तो सभी का mr² आप जोड़ देंगे। ऑब्वियसली ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आपके पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस। यहाँ डायग्राम में देखिए r जो है वो कोई भी डिस्टेंस नहीं है, वो आपकी एक्सिस से पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है मास के, खाली मास पर डिपेंड नहीं करती है। मास को किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उस पर भी डिपेंड करती है। अगर आपने मास को इसके पास रखा होता तो सेम मास के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिलता, दूर रखा है तो सेम मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा मिलेगा।
एक कंटिन्यूस बॉडी के लिए हम कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो कंटिन्यूस बॉडी के केस में मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक सिंगल पार्टिकल हम नहीं असाइन कर सकते। तो हम ये मानते हैं कि बॉडी इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एक एलिमेंट्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यूनिट एसआई में क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें तो ml2। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन के। जैसे आपका एक रॉड है, इसको एक इसके एंड के अबाउट हम रोटेट करा रहे हैं, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो पहले dx लेंथ का निकालेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर l लेंथ के लिए, तो पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? ml²/3। अगर ये रॉड आपने एक्सिस के साथ इस तरीके से थीटा एंगल पे लगाई है तो आपके पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस वो बदल जाएगा। पहले वो x था, अब वो कितना हो जाएगा? r sin थीटा। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके इंटीग्रेशन में साइन कंपोनेंट आएगा, तो ml²/3 की जगह ml² sin² θ/3 हो जाएगा। फिर बात करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की। रेडियस ऑफ गायरेशन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसकी हमें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती रहती है। ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस वेयर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड विदाउट अल्टरिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। भाई सेंटर ऑफ मास तो वो पॉइंट होता है जहां हम सारा मास कंसंट्रेटेड अज्यूम करते हैं, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन है कि आप ये अज्यूम करिए कि आपकी बॉडी का सारा मास एक ऐसी जगह कंसंट्रेटेड है जिसके डिस्टेंस से अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो उतना ही आएगा जितना गिवन एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसके बेस पर क्या होता है कि हम किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अज्यूम कर लेते हैं mk², जहाँ पे k हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट कैलकुलेशन अज्यूम कर सकते हो कि वो mk² है। बाद में फिर आप अपनी कैलकुलेशन से k का वैल्यू वहाँ पे रख सकते हो। k का कोई मीनिंग नहीं है विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट्स देयर, कि अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दोगे तो ऑब्वियसली k बदल जाएगा और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की, जिसकी मदद से हम डिफरेंट बॉडीज़ का डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है कि अगर आप बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो उस बॉडी के प्लेन में दो एक्सिस ऐसी अज्यूम करिए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और उनके इंटरसेक्शन से आपका वो थर्ड एक्सिस पास हो रहा हो। तो आप क्या लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। ऑब्वियसली ये केवल 2 डायमेंशनल बॉडीज़ पर ही अप्लाई होता है, यानी कि आप इसको 3 डायमेंशन पर नहीं लगा सकते हो। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है? सभी पर अप्लाई होता है। ये होता है I बराबर ICM प्लस md²। मतलब आपको अपनी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट मालूम है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, वो ICM हो गया। अब आपको किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर आपकी वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है, या ऐसा कहिए कि जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके पैरेलल आपने एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करवा दिया, वो दोनों एक्सिस पैरेलल कितनी डिस्टेंस पर हैं? d। तो आप उस अननोन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट ICM प्लस md² से लिख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे रिंग की बात करते हैं तो रिंग के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड से जब कैलकुलेट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर के अबाउट उस एक्सिस के अबाउट जो कि उसके सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? mr²। अब मान लीजिए आपसे कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए उस एक्सिस के अबाउट जो टेंजेंशियल है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? ICM प्लस md²। ICM का वैल्यू कितना हो गया? mr²। और d डिस्टेंस कितना हो गया? तो ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, तो mr²। तो ये कितना हो गया? 2mr²। ठीक है।
इसी तरीके से आपसे कहा कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डायामीटर के अबाउट, और वो डायामीटर कहाँ पर है, आपकी रिंग के प्लेन में है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ऊपर हमने लगाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यहाँ लगाएंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हमने डायामीटर की तरह एक और डायामीटर अज्यूम किया, ऐसा कि ये दोनों डायामीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, और थर्ड डायामीटर जो इनके इंटरसेक्शन से जा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है, mr²। तो हम mr² को क्या लिख सकते हैं, ix प्लस iy। लेकिन is और iy तो आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी डायामीटर है और ये भी डायामीटर है। तो आप इसको या तो 2ix लिख सकते हो या 2iy लिख सकते हो। तो ix और iy की वैल्यू क्या आ गई आपकी, mr²/2। फिर इसके ही बाद हमें कहा कि टेंजेंशियल एक्सिस है, पैरेलल टू प्लेन है। तो अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और हमारी टेंजेंशियल एक्सिस जो है वो इससे कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो ICM प्लस MD² लगाया तो हाफ mr² प्लस mr² कितना हो गया, 3/2 mr² हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।